गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मैंने लास्ट क्लास में रिएक्शन इंटरमीडिएट का डिस्कशन स्टार्ट किया है और उसमें मैंने फ्री रेडिकल के बारे में, फ्री रेडिकल की जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया है और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं उन फैक्टर्स को डिस्कस किया है, जिसमें लास्ट के जो दो फैक्टर्स हैं उनको हमें डिस्कस करना है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स में हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं रेजोनेंस को, रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन के बाद फिर इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के बाद फिर कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम at which odd electron is present, odd electron is present, and last factor जो हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे वो है एंगुलर स्ट्रेन। तो कुल मिलाकर के ये 5 फैक्टर्स हैं जिनको हम फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के लिए कंसिडर करते हैं। सबसे पहले रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम एट व्हिच ऑड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, और लास्ट में हम कंसिडर करते हैं एंगुलर स्ट्रेन को। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ ग्रुप। मैं एक बार सारी इंफॉर्मेशन को यहीं पे समराइज कर देता हूं। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल is directly proportional to number of resonating structure, directly proportional to number of hyperconjugating structure, directly proportional to number of hyperconjugating structure, directly proportional to plus I effect of group, inversely proportional to minus I effect of group, inversely proportional to electronegativity of atom at which odd electron is present. Inversely proportional to electronegativity of atom at which odd electron is present, and inversely proportional to angular strain. ये है, इस तरीके से हमें फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को डिसाइड करना है। तो इसमें मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट को हम कैसे यूज करेंगे
फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के लिए। तो मैं ये जो लास्ट वाले दो फैक्टर्स हैं इनके एग्जांपल अब आपको बता रहा हूं। ये लास्ट वाले दो फैक्टर्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम एट विच ऑड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एंड एंगुलर स्ट्रीम। तो अब जरा देखो बेटा, अगर हमारे पास ये फ्री रेडिकल है CH3 CH2 फ्री रेडिकल, और हमारे पास है CH3 फ्री रेडिकल, और हमने कंसिडर किया है CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री रेडिकल, CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री रेडिकल, और हमने कंसिडर किया है HC ट्रिपल बॉन्ड C फ्री रेडिकल। ये चार फ्री रेडिकल हमने कंसिडर किए हैं, CH3 CH2 फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल, CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री रेडिकल एंड HC ट्रिपल बॉन्ड C फ्री रेडिकल। तो अब हम इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करना चाहते हैं। तो आप यहां पे देखो, अगर आप इन चारों स्ट्रक्चर को देखो, ये जो पहला वाला फ्री रेडिकल है इसमें 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है, 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर प्लस इसका प्लस आई इफेक्ट। दूसरे वाले में कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं है, 0 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन दूसरे वाले में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। आप यहां पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अगर तीसरे वाले को कंसीडर करें तो तीसरे वाले में भी हाइपर कंजुगेशन तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज कोई सैचुरेटेड कार्बन यहां पे नहीं दिख रहा है आपको, सैचुरेटेड अल्फा कार्बन नहीं है, तो हाइपर कंजुगेशन नहीं है यहां पे। और अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp। लास्ट क्लास में बताया था कि विनाइल, एराइल एंड एसिटिलिनिक फ्री रेडिकल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp होता है। तो यहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि अगर आप देखो इस कार्बन को तो ये 2 सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, एक कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से अटैच है और दूसरा कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड से अटैच है। बाकी एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं करते। तो 2 सिग्मा बॉन्ड से ये अटैच है, तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। और अगर इस फ्री रेडिकल को देखे बेटा, इस फ्री रेडिकल को, तो ये इससे बना है, ये वाला फ्री रेडिकल इससे बना है, और यहां पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पहले ही sp था, ठीक है। जबकि ये वाला फ्री रेडिकल अगर आप देखो तो ये इससे बना है, विनाइल फ्री रेडिकल को अगर देखा जाए तो वो इथीन से बना है। इथीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 था। इस हाइड्रोजन के जाने के बाद जब यहाँ पे होमोलिसिस हुई, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, उसके बाद जो फ्री रेडिकल बना उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया। जबकि यहां पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पहले से sp है, और हाइड्रोजन के रिमूवल के बाद भी हम बोल रहे हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। बट हमें यह नहीं भूलना है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होगी, बिकॉज ये वाला कार्बन पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ऊपर से यहां पे आपने होमोलिसिस कर दी। तो होमोलिसिस की वजह से कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो एक sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन फर्दर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो मतलब वो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो अब आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये वाला फ्री रेडिकल है, ठीक है। फिर ये वाला है, फिर ये वाला है, और
यहां पे अगर हम देखें तो यहां तो स्पेशल स्टेबलाइजिंग फैक्टर हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व हो रहा है। तो इस हिसाब से आप देखो कि यहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी होगी और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी। तो अगर आप ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी यहां पे ये होनी चाहिए। इसको हाइपर कंजुगेशन स्टेबलाइज कर रहा है। यहां पे इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर फेवर में है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस बेसिस पे ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगी। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी समझ में आ गई? तो आप जैसे देखो, अगर हमारे पास ये फ्री रेडिकल है और ये फ्री रेडिकल है, हमें इन दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। यहां पे भी फ्री रेडिकल बनने के बाद हाइब्रिडाइजेशन इसका एसपी है, यहां भी फ्री रेडिकल बनने के बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन एसपी है। मतलब ये एसपी हाइब्रिडाइज है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के बाद, उससे पहले ये sp2 है और उससे पहले ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। तो अब देखो दोनों की सिचुएशन एक जैसी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों में बराबर है। एक आप एडिशनल फैक्टर बोल सकते हो, जैसे यहां पे इस कार्बन से अटैच है हाइड्रोजन, इस कार्बन से sp हाइब्रिडाइज कार्बन से क्या अटैच है? हाइड्रोजन अटैच है। बाकी ये कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है दूसरे कार्बन के साथ। अब जरा इसमें देखो, यहां भी कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कार्बन से अटैच है और दूसरे साइड में अगर आप देखो तो ये कार्बन है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये वाला कार्बन है दूसरे साइड में जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहां पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और यहां पे हाइड्रोजन है। तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर कंसीडर करें तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन is more electronegative than hydrogen. sp2 hybridized carbon is more electronegative than hydrogen. तो ये कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और अगर ये हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑब्वियसली इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा शिफ्टेड होगा इस कार्बन की तरफ। तो इसकी वजह से ये वाला कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जो मेजर डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है वो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर नहीं है, इसके लिए मेजर डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है एंगुलर स्ट्रेन, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज है। तो sp हाइब्रिडाइज है तो इसको चाहिए लीनियर ज्योमेट्री, ये एक्वायर करना चाहता है लीनियर ज्योमेट्री, बट क्योंकि साइक्लिक है ये, तो साइक्लिक होने की वजह से ये लीनियर ज्योमेट्री को एक्वायर कर नहीं पाता।
जबकि यहां पे लीनियर ज्योमेट्री को ये एक्वायर कर सकता है बिकॉज ये साइक्लिक। तो साइक्लिक रिंग होने की वजह से इसको लीनियर ज्योमेट्री नहीं मिल पाएगी, इसलिए इसमें एंगुलर स्ट्रेन डेवलप होता है, और वो एंगुलर स्ट्रेन इसको बहुत ही स्टेबल फ्री रेडिकल बनाता है। तो अगर हम फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर में देखें तो ये वाला जो फ्री रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपेयर में। विनाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ एराइल फ्री रेडिकल। ये क्लियर हुआ बेटा? विनाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ एराइल फ्री रेडिकल। ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ? इसको डीस्टेबलाइज कर रहा है एंगुलर स्ट्रेन। जो मेजर डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर इसके लिए वो है एंगुलर स्ट्रेन। तो इस तरीके से हम फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। अब इसके बाद बात आती है फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो आप नोट करो, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। इसमें फर्स्ट मेथड लिखो, बाय फोटोलिसिस, बाय फोटोलिसिस और थर्मोलिसिस, बाय फोटोलिसिस और थर्मोलिसिस ऑफ इनिशिएटर मॉलिक्यूल, बाय फोटोलिसिस और थर्मोलिसिस ऑफ इनिशिएटर मॉलिक्यूल। इनिशिएटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं जरा देखो। जैसे अगर हम पेरोक्साइड को कंसीडर करते हैं, ये पेरोक्साइड है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, इसको हम हीट कर रहे हैं और अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ ट्रीट कर रहे हैं। इसको हीट करते हैं और अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ ट्रीट करते हैं, तो क्या होता है, यहां पे होमोलिसिस हो जाती है। बॉन्ड की होमोलिसिस होगी क्योंकि पेरोक्साइड लिंकेज एक वीक लिंकेज होती है, इसलिए ये होमोलिटिकली ब्रेक होगा और इसकी होमोलिसिस से ये फ्री रेडिकल बन जाता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये इनिशिएटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, आर एन डबल बॉन्ड एन आर, इसको हम हीट करते हैं और यूवी लाइट के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये फॉर्म कर लेता है आर एन डबल बॉन्ड एन फ्री रेडिकल प्लस आर फ्री रेडिकल। तो जो इनिशिएटर मॉलिक्यूल है, इनको हम इनिशिएटर बोलते हैं, इनमें बहुत आसानी से होमोलिसिस हो जाती है। तो इनिशिएटर मॉलिक्यूल की होमोलिसिस से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। दूसरा मेथड लिखो, सेकंड मेथड, लिखो बाय होमोलिसिस ऑफ large free radical, by homolysis of large free radical, by homolysis of large free radical,
तो अब जैसे देखो, अगर हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है, तो इस फ्री रेडिकल की होमोलिसिस हो जाएगी और इसकी फर्दर होमोलिसिस से आर फ्री रेडिकल और CO2 का फॉर्मेशन हो जाता है। आर फ्री रेडिकल और CO2 गैस बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फर्दर दूसरे फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर हमने इसको कंसीडर किया RN डबल बॉन्ड N फ्री रेडिकल, तो यहां पे भी होमोलिसिस होगी और होमोलिसिस के थ्रू R फ्री रेडिकल और नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन का सेकंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड लिखो। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन का थर्ड मेथड लिखो। by attack of free radical, by attack of free radical on alkene or alkyne, by attack of free radical on alkene or alkyne, by attack of free radical on alkene or alkyne। तो जैसे देखो, ये एल्कीन है, इस एल्कीन के ऊपर ब्रोमीन फ्री रेडिकल का अटैक करा था। एल्कीन के ऊपर ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक करता है। तो अगर ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा तो क्या होगा, बोलते हैं यहां पे ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इस कोवेलेंट बॉन्ड की होमोलिसिस हो जाएगी। ठीक है, तो इस कोवेलेंट बॉन्ड की होमोलिसिस हो जाती है। अब होमोलिसिस के थ्रू क्या होगा, यहां पे फ्री रेडिकल बनेगा, यहां पे फ्री रेडिकल बनेगा और ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल इस तरीके से अटैच होगा जिससे कि फाइनली जो फ्री रेडिकल फॉर्म हो वो ज्यादा स्टेबल हो। तो अगर फ्री रेडिकल इस कार्बन पे बनता है तो वो प्राइमरी फ्री रेडिकल होगा, और अगर फ्री रेडिकल इस कार्बन पे बनता है तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल होगा। सेकेंडरी फ्री रेडिकल के हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं, इसलिए सेकेंडरी फ्री रेडिकल अल्टीमेटली फॉर्म होगा बिकॉज वो ज्यादा स्टेबल है। तो ये फ्री रेडिकल अल्टीमेटली फॉर्म होगा। तो एल्कीन या एल्काइन पे अगर फ्री रेडिकल का अटैक होता है तो उसके थ्रू भी फर्दर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट मेथड लिखो। अगला मेथड लिखो, बाय अब्स्ट्रैक्शन ऑफ ABS TRACTION, by abstraction of hydrogen
by abstraction of hydrogen or some other atom, by abstraction of hydrogen or some other atom from substrate molecule, by abstraction of hydrogen or some other atom from substrate molecule, from substrate molecule through free radical, by abstraction of hydrogen or some other atom from substrate molecule through free radical. तो अब जैसे देखो, अगर हमारे पास मीथेन है, ठीक है, मीथेन को कंसिडर कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे प्रेजेंट है एक फ्री रेडिकल, मान लो क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, तो क्या होगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में यहाँ पे होमोलिसिस हो जाती है। क्लोरीन फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में इस बॉन्ड की होमोलिसिस हो जाएगी, और होमोलिसिस के थ्रू हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनेगा और इधर मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा। तो फ्री रेडिकल के बारे में बोलते हैं कि जो फ्री रेडिकल साइज में जितना छोटा होता है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होता है। जो फ्री रेडिकल साइज में जितना छोटा होगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल स्मॉल साइज का फ्री रेडिकल है, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन कर जाएगा। तो ये फॉर्म होना चाहिए इस तरीके से फ्री रेडिकल का। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल ने क्या किया है, हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। क्लोरीन फ्री रेडिकल ने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करके फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन किया। तो ये समझ में आ रहा है भाई, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये फॉर्मेशन मेथड समझ में आ रहा है फ्री रेडिकल के। अगला मेथड लिखो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के लिए। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के लिए नेक्स्ट मेथड लिखो, प्रिपरेशन बाय रिडॉक्स रिएक्शन। प्रिपरेशन बाय रिडॉक्स रिएक्शन। प्रिपरेशन बाय रिडॉक्स रिएक्शन। अब मैं 3 अलग अलग एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं। एक रिएजेंट होता है जिसको बोलते हैं फेंटॉन्स रिएजेंट। ये आप देखोगे आगे जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऑब्जर्व होंगे उनमें ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराने के लिए इसको यूज करते हैं, फेंटॉन्स रिएजेंट बोलते हैं। फेंटॉन्स रिएजेंट क्या होता है, फेंटॉन्स रिएजेंट होता है फेरस सॉल्ट, एक ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर फेरस आयन प्रेजेंट है प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड। फेरस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड मिक्सचर को फेंटॉन्स रिएजेंट बोलते हैं। यहाँ पे मोस्टली हम फेरस सल्फेट को यूज करते हैं, तो फेरस सल्फेट एंड H2O2, तो ये फेंटॉन्स रिएजेंट बोला जाता है। अब जरा देखो क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले जो फेरस आयन है, हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में आपको पता है कि इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
तो ये फेरस आयन को ऑक्सीडाइज करके फेरिक आयन में कन्वर्ट कर देता है। फेरस आयन को ऑक्सीडाइज करके ये बना देगा फेरिक आयन। और फिर क्या होता है बेटा, ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये रिड्यूस होता है। सबसे पहले यहां पे हो जाती है होमोलिसिस, ये H2O2 की होमोलिसिस हो जाती है। होमोलिसिस के थ्रू दो OH फ्री रेडिकल बन जाते हैं। इनमें से एक OH फ्री रेडिकल इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो एक्सेप्ट करके वो हाइड्रोक्सिल आयन बन जाता है। तो एक तो ये OH फ्री रेडिकल बन गया और दूसरा OH नेगेटिव बन गया। OH फ्री रेडिकल बना और OH नेगेटिव बना। ठीक है, ये OH फ्री रेडिकल आगे फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरीके से ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर दिखाता है। फेरस आयन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मिक्सचर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर इसके प्रेजेंस की वजह से दिखाता है, ये OH फ्री रेडिकल की वजह से। तो ये क्लियर हुआ बेटा? फेंटॉन्स रिएजेंट का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर क्यों ऑब्जर्व होता है, ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब आप दूसरा एग्जांपल लिखो। ये जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं ये एक फेमस ऑर्गेनिक रिएक्शन है जो +1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस होती है। इस रिएक्शन को बोलते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। अब पहले इस रिएक्शन का डिटेल देखो। यहां पे हम सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को कंसीडर करते हैं। मान लो हमने यहाँ पे पोटेशियम सॉल्ट यूज किया है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्वस सॉल्यूशन में हमने इसको कंसीडर किया है, इन एक्वस सॉल्यूशन। और हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। आप याद करो मैंने होमोलिसिस की जब कंडीशन बताया था तो उसमें बोला था कि कोई भी वो रिएक्शन जो कि फोटोलिसिस और पायरोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू प्रोसीड करती है वो हमेशा होमोलिसिस का एग्जांपल होती है। तो यहाँ पे जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू प्रोड्यूस होता है RR और प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्रोड्यूस होता है मेटल हाइड्रोक्साइड और प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन गैस, जिसमें ये वाले जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो दे आर ऑब्टेन्ड एट एनोड। ये प्रोडक्ट एनोड पे मिलते हैं और ये वाला जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो ये मिलता है एट कैथोड। और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये रेजिड्यू के फॉर्म में मिलता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रेजिड्यू के फॉर्म में मिलता है। ये वाले दोनों प्रोडक्ट एनोड पे और हाइड्रोजन गैस मिलती है कैथोड पे। तो अब जरा देखो रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है। जैसे ही पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में ऐड करोगे ये आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेट आयन और पोटेशियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनोड पे अब आप यहाँ पे समझ सकते हो कि
दो पॉसिबिलिटीज हैं ऑक्सीडेशन के लिए। एक तो कार्बोक्सिलेट आयन सोल्यूशन में है, उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, और दूसरा हाइड्रोक्सिल आयन सोल्यूशन में है, उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो इन दोनों में से कार्बोक्सिलेट आयन का ऑक्सीडेशन के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन पहले ऑक्सीडाइज होता है। तो एनोड पे जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो जो कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन ऑक्सीडाइज होता है और इसके ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल बनता है प्लस इलेक्ट्रॉन। कार्बोक्सिलेट आयन एनोड पे ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। अब ये जो कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल है, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल ये कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल की फर्दर होमोलिसिस होगी, जैसे अभी मैंने बताया था कि लार्ज फ्री रेडिकल स्मॉल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी तरीके से तो ये आर फ्री रेडिकल और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। आर फ्री रेडिकल और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर क्या होता है, फिर ये आर फ्री रेडिकल के साथ कपलिंग के थ्रू आर आर बना लेता है। ये है इसकी मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या हुआ, एनोड पे जो कार्बोक्सिलेट आयन था उसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन हुआ, उसके थ्रू बना कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल, और फिर ये कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल फर्दर होमोलिसिस के थ्रू एल्काइल फ्री रेडिकल और CO2 बना लेता है। फिर ये एल्काइल फ्री रेडिकल के साथ कपलिंग के थ्रू एल्केन का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से पूरी रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू फ्री रेडिकल बन रहा है, इसलिए हम इसको रेडॉक्स मेथड में कंसिडर कर रहे हैं। ये क्लियर हुआ बेटा? मैंने अभी सिर्फ एनोड की रिएक्शन लिखी है यहाँ पे। ऐसे ही एक और रिएक्शन ऑब्जर्व होती है, वो भी रिडॉक्स मेथड का एग्जांपल है। ये भी काफी फेमस रिएक्शन है। बर्च रिडक्शन बोलते हैं रिएक्शन को, बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन बर्च रिडक्शन को तब यूज करते हैं जब हमें किसी कंपाउंड का पार्शियल रिडक्शन कराना होता है। अगर हमें किसी कंपाउंड का पार्शियल रिडक्शन कराना है, कंप्लीट रिडक्शन नहीं कराना है, पार्शियल रिडक्शन कराना है, तो बर्च रिडक्शन मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, तो अब जरा देखो बर्च रिडक्शन को हम कैसे परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे पास एक एल्काइन है, ठीक है, हमने एक एल्काइन को कंसीडर किया। ये एल्काइन हमारे पास है, इस एल्काइन को ट्रीट कर रहे हैं सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। एल्काइन को सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, तो ये प्रोडक्ट बन जाता है।
ये प्रोडक्ट बनता है, एल्काइन एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान देना, यहां पे हमने पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराया एल्कीन का, एल्काइन से एल्कीन। अगर नॉर्मल जो हाइड्रोजनेटिंग एजेंट है उनको यूज कर तो ये सीधे एल्काइन एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि हमें एल्कीन बनाना था, इसलिए हमने ये पार्शियल रिडक्शन मेथड को यूज किया। तो अब बात आती है कि रिएक्शन प्रोसीड कैसे करेगी। अब जरा इसकी मैकेनिज्म को देखो। सबसे पहले सोडियम जो कि एक रिएक्टिव मेटल है, और ये जो आपको पता है कि एल्काली मेटल बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा बिकॉज इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है। तो सोडियम यहाँ पे क्या करेगा, अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का लिखो तो क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो 3s में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसी इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफर करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है। तो ये एक नेचुरल फ्री रेडिकल है, सोडियम इज अ नेचुरल फ्री रेडिकल। तो इस फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में क्या होता है, यहां पे होमोलिसिस हो जाती है। इस फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में यहां पे होमोलिसिस होगी, दोनों कार्बन पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और फिर क्या करता है सोडियम, अपना एक इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी एक कार्बन को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो खुद तो बन गया Na पॉजिटिव, और एक कार्बन को इसने बना दिया कार्बन आयन, और दूसरे पे अभी भी फ्री रेडिकल प्रेजेंट है। अब यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये फ्री रेडिकल और कार्बन आयन यानी कि लोन पेयर जो कार्बन पे है, उनके बीच में रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये अपोजिट ओरिएंटेशन को एक्वायर करते हैं। इन दोनों के बीच में रिपल्सन है, तो उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ऐसा ट्रांस ओरिएंटेशन को एक्वायर करते हैं, ठीक है। तो ये बन गया, इसको हम बोलेंगे विनाइल एनायन फ्री रेडिकल। अब इस फ्री रेडिकल की स्पेशलिटी ये है कि ये एक चार्ज्ड फ्री रेडिकल है। वैसे तो फ्री रेडिकल न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं, लेकिन ये एक चार्ज्ड फ्री रेडिकल है। तो विनाइल एनायन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। आप देखो क्या होता है, ये यहाँ पे कार्बन के ऊपर लोन पेयर है, मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है। कार्बन आयन जो होते हैं दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल बेसिस, कार्बन आयन आर एक्सट्रीमली पावरफुल बेसिस, इनको सुपर बेसिस की कैटेगरी में रखा जाता है। ये अपने दिमाग में रखो, कार्बन आयन आर एक्सट्रीमली पावरफुल बेसिस, ठीक है, दे आर कंसीडर्ड एज सुपर बेसिस। तो ये सुपर बेस है, तो ये क्या करेगा, इसकी प्रेजेंस में अमोनिया एसिड की तरह बिहेव करने लगता है। ये इतना पावरफुल बेस है कि इसकी प्रेजेंस में अमोनिया का बिहेवियर कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो ये अमोनिया से हाइड्रोजन को रिमूव करता है। ये NH2 नेगेटिव जो है वो यहां पे रिमूव हो गया, और इस कार्बन से हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया। तो हाइड्रोजन के जुड़ने से क्या बन गया, ये फ्री रेडिकल बन गया। अब इसको बोलेंगे विनाइल फ्री रेडिकल, विनाइल फ्री रेडिकल, क्योंकि विनाइलिक कार्बन पे ऑड इलेक्ट्रॉन है। अब देखो आगे क्या होगा, फिर से हम एक सोडियम को कंसीडर करते हैं। सोडियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा, तो खुद Na पॉजिटिव बन गया और इसको कार्बन आयन बना देता है।
ये मैं जो कुछ लिख रहा हूं ये रिएक्शन मैकेनिज्म है, बर्च रिडक्शन के मैकेनिज्म बता रहा हूं आपको। अब ये बन गया विनाइल कार्बन आयन। विनाइल कार्बन आयन बन गया। और फिर क्या होता है भाई, बोलते हैं ये विनाइल कार्बन आयन, ठीक है, ये विनाइल कार्बन आयन फिर से अमोनिया से रिएक्ट करके हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है। अमोनिया से रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है और फिर यहां पे ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ये है स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है वो रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू ट्रांसफर फॉर्म हुआ है, क्योंकि सोडियम यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है और ये एल्काइन रिड्यूस हुआ है, इसलिए ये रिडॉक्स मेथड में हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो मैकेनिज्म के स्टेप्स नोट कर लो। ये पूरी मैकेनिज्म समझ में आ गई बेटा? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये वाला है और इसी स्टेप से हमें पता चल रहा है कि ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पे क्यों हो रहा है। ये ट्रांस एल्कीन इसलिए बना क्योंकि ये जो यहाँ पे कार्बन आयन है, मतलब लोन पेयर और लोन इलेक्ट्रॉन, इनके बीच का जो रिपल्सन है उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ट्रांस ओरिएंटेशन को एक्वायर कर रहे हैं और जो ओरिएंटेशन ये यहाँ पे फाइनल कर लेते हैं वही ओरिएंटेशन लास्ट तक मेंटेन रहता है। देखो फ्री रेडिकल्स के बारे में एक बात और इंपॉर्टेंट है कि मतलब ये कोई कॉमन फैक्ट तो नहीं है जो मैं बता रहा हूं आपको, रेयरली ऑब्जर्व होने वाली बात है कि फ्री रेडिकल्स रेयरली रीअरेंजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप लिख लो रीअरेंजमेंट ऑफ फ्री रेडिकल, रीअरेंजमेंट ऑफ फ्री रेडिकल, रीअरेंजमेंट ऑफ फ्री रेडिकल।
तो इसमें लिखो फ्री रेडिकल अंडरगो रीअरेंजमेंट, फ्री रेडिकल अंडरगो रीअरेंजमेंट rarely, free radical undergo rearrangement rarely, only in those cases where a highly unstable free radical gets converted into a highly stable free radical directly. Gets converted into a highly stable free radical directly. A highly unstable free radical gets converted into a highly stable free radical directly. तो अब जैसे देखो, अगर हमने कंसीडर किया है इस फ्री रेडिकल को, मान लो ये फ्री रेडिकल किसी रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ है, ये कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के थ्रू प्रोड्यूस हो सकता है या और जो दूसरे मेथड्स है उनके थ्रू भी इस फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो सकता है। तो अगर ये फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हुआ है तो आप देख सकते हो इस फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करने वाला फैक्टर यहाँ पे आपको कोई दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई हाइपर कंजुगेटिंग इफेक्ट नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं है। अगर इसके सपोर्ट में कोई फैक्टर है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर हो सकता है, बिकॉज इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो इसलिए अगर हम देखें तो ये एक अनस्टेबल फ्री रेडिकल बोला जाएगा। और अगर यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट कर दिया जाए, जरा देखना रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं। रीअरेंजमेंट के लिए हम यहाँ पे ये जो कार्बन और फिनाइल के बीच का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की होमोलिसिस करा देते हैं। कार्बन, सेंट्रल कार्बन और फिनाइल के बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड की होमोलिसिस करा देते हैं। तो बॉन्ड की होमोलिसिस से यहां पे बन जाएगा फिनाइल फ्री रेडिकल। जब हम इस बॉन्ड की होमोलिसिस कराएंगे तो उसके थ्रू फॉर्म होगा बेटा यहाँ पे फिनाइल फ्री रेडिकल, और सेंट्रल कार्बन पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। अब ये फिनाइल फ्री रेडिकल माइग्रेट करके इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। तो ये वाला फ्री रेडिकल फॉर्म होता है अगर माइग्रेशन इस तरीके से हम फिनाइल ग्रुप का कराएंगे। अब जरा आप इस फ्री रेडिकल को देखो, इस फ्री रेडिकल के टोटल 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एंड 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। पहले क्या सिचुएशन थी? 0 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 0 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। अब क्या सिचुएशन है? 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हो कि ये फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपेयर में। तो इसलिए यहां पे फ्री रेडिकल का रीअरेंजमेंट ऑब्जर्व हो रहा है, क्योंकि एक हाईली अनस्टेबल फ्री रेडिकल हाईली स्टेबल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो हम इसको बोलेंगे 1,2 फिनाइल शिफ्ट, 1,2 फिनाइल शिफ्ट,
ये फिनाइल ग्रुप यहाँ माइग्रेट करके यहाँ आ गया, मतलब फर्स्ट कार्बन से सेकंड कार्बन पे आ गया, इसलिए 1,2 फिनाइल शिफ्ट बोलेंगे। तो ये समझ में आया बेटा, रीअरेंजमेंट कब होगा फ्री रेडिकल का? ठीक है, तो फ्री रेडिकल का रीअरेंजमेंट कोई कॉमन फिनोमेना नहीं है, बहुत रेयर केसेस में फ्री रेडिकल का रीअरेंजमेंट होता है। कब होगा? जब एक बहुत ज्यादा अनस्टेबल फ्री रेडिकल डायरेक्ट ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा। अगर कोई हाईली अनस्टेबल फ्री रेडिकल डायरेक्टली हाईली स्टेबल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है तो फ्री रेडिकल का रीअरेंजमेंट ऑब्जर्व होगा। बाकी एक चीज और समझ लेना कि कई बार जो फ्री रेडिकल रिएक्शंस जो होती हैं ये चेन रिएक्शन होती है मोस्टली। फ्री रेडिकल रिएक्शंस चेन रिएक्शन होती है, मतलब जैसे जैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करती है और वायलेंट होती जाती है और विगरस होती जाती है। तो समटाइम्स क्या होता है कि हमें रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए कुछ इनहिबिटर ऐड करने पड़ते हैं। इनिशिएटर जो है वो चेन रिएक्शन को इनिशिएट करता है, इनहिबिटर का काम उल्टा होता है। इनहिबिटर क्या करता है? जो रिएक्शन ऑलरेडी प्रोसीड कर रही है ये उसको रोकता है, मतलब चेन को टर्मिनेट करने के लिए इनहिबिटर को यूज किया जाता है। तो समटाइम्स फ्री रेडिकल रिएक्शन में हम कुछ इनहिबिटर्स को ऐड करते हैं बीच बीच में, और उनका पर्पज होता है रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करना। तो ये इनहिबिटर क्या करते हैं? कुछ फ्री रेडिकल जो फॉर्म हुए हैं रिएक्शन के बीच में उनके साथ कंबाइन करके उनको इनहिबिट कर देते हैं, मतलब अब वो इनएक्टिव हो जाते हैं फ्री रेडिकल, वो फर्दर होमोलिसिस के लिए कैपेबल नहीं रहते। ठीक है, तो आप जरा एक पॉइंट इसके बारे में भी लिख लो, नोट में लिखो। लिखो substances like oxygen, quinoline, substances like oxygen, quinoline, iodine, etc. are used as inhibitor in free radical reaction. In free radical reaction, लिखो they makes free radical inactive. They makes free radical inactive, due to which rate of reaction decreases considerably. वैसे क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वो वापस फिर से वही स्पीड पा लेता है, तो हमें इसीलिए बार बार जो है इनहिबिटर को ऐड करना पड़ता है। सर कौन से सब्सटेंस रिपीट कर दो एक बारी। मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो चेन रिएक्शन है, जो फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती है मोस्टली वो चेन रिएक्शन का एग्जांपल होती है। ये रिएक्शन विगरसली प्रोसीड करती है, तो रिएक्शन रेट को कंट्रोल करने के लिए कुछ इनहिबिटर्स ऐड किए जाते हैं वहां पे। तो इनहिबिटर्स जो हम यूज करते हैं वो है ऑक्सीजन के अलावा क्विनोलिन, और इनहिबिटर के फॉर्म में हम यूज करते हैं आयोडीन को। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो इनको ऐड करने पे क्या होता है, ये जो फ्री रेडिकल वहां पे रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ है
उस फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके उसको इनएक्टिव बना देता है। इनएक्टिव बनाने का मतलब कि अब जो फ्री रेडिकल वहां पे प्रेजेंट होगा वो फर्दर होमोलिसिस के लिए कैपेबल नहीं रहता, इसलिए रिएक्शन जो है वो टर्मिनेट कर जाती है और रिएक्शन रेट डिक्रीज कर जाता है। ओके सर। अब जैसे देखो बेटा, अगर हमारे पास ये फ्री रेडिकल है, आर फ्री रेडिकल पहले से प्रेजेंट है, और हमने क्या किया, हमने ऑक्सीजन ऐड कर दिया, ऑक्सीजन को वहां पे ऐड किया है इनहिबिटर के फॉर्म में। तो क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, ये आर फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में ऑक्सीजन की होमोलिसिस हो जाती है। तो ऑक्सीजन की होमोलिसिस से यहां पे आर ओ ओ फ्री रेडिकल बन जाता है, आर ओ ओ फ्री रेडिकल। अब आप देख सकते हो कि पहले ये फ्री रेडिकल था, अभी इस फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है। ये वाला फ्री रेडिकल बड़े साइज का फ्री रेडिकल है, बिगर साइज फ्री रेडिकल है। तो मैंने आपको बताया कि जो फ्री रेडिकल साइज में जितना बड़ा होता है वो उतना कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये मोर रिएक्टिव फ्री रेडिकल है, मोर रिएक्टिव फ्री रेडिकल, ये मोर रिएक्टिव फ्री रेडिकल है, और ये लेस रिएक्टिव फ्री रेडिकल है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन को अगर हम ऐड करें, अब मैं आपको बताता हूं ये क्विनोलीन क्या होता है। क्विनोलीन, तो क्विनोलीन हम इस कंपाउंड को बोलते हैं, ये क्विनोलीन है। तो आर फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में जब आर फ्री रेडिकल को क्विनोलीन से रिएक्ट कराते हैं तो इस फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में यहां पे होमोलिसिस हो जाती है, ठीक है। तो होमोलिसिस से ये बन जाएगा आर एन एच इसी तरीके से ये वाले बॉन्ड भी आगे ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे पाई बॉन्ड आ गया, यहां पे पाई बॉन्ड आ गया, और ये बन गया बेटा, ये फ्री रेडिकल बन जाता है आर एन एच C6H4 NH फ्री रेडिकल। ये कंपाउंड है क्विनोलीन। QUINOLINE, क्विनोलीन। तो जब आर फ्री रेडिकल क्विनोलीन से कंबाइन करता है तो ये वाला फ्री रेडिकल बन जाता है जो कि साइज में बहुत बड़ा है, तो क्या होगा, लेस रिएक्टिव फ्री रेडिकल होगा। तो ये लेस रिएक्टिव फ्री रेडिकल, ड्यू टू बिगर साइज।
ये समझ में आ रहा है ना सब कुछ? अरे ये पूरा डिस्कशन समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब आप नोट करो, ये तो पूरा डिस्कशन हो गया फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट का। अब आप लिखो सेकेंड रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन और कार्बोनियम आयन। कार्बोकेटायन और कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन। लिखो बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट पॉइंट लिखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक में, फर्स्ट पॉइंट लिखो ऑर्गेनिक ट्राइवेलेंट, ऑर्गेनिक ट्राइवेलेंट कैटायनिक स्पीसीज, ऑर्गेनिक ट्राइवेलेंट कैटायनिक स्पीसीज या ऑर्गेनिक ट्राइवेलेंट आयनिक स्पीसीज बोल सकते हो, ऑर्गेनिक ट्राइवेलेंट आयनिक स्पीसीज having positive charge, having positive charge on carbon atom, organic trivalent ionic species having positive charge on carbon atom are called carbocation, are called carbocation. सेकंड पॉइंट लिखो, लिखो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ paired electrons, due to presence of paired electrons, they are diamagnetic in nature. Due to presence of paired electrons, they are diamagnetic in nature. यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, इसलिए ये हमेशा डायमैग्नेटिक होंगे। अगला पॉइंट लिखो, लिखो they behaves like a charged electrophile, they behaves like a charged electrophile, as well as they behaves like a charged electrophile as well as oxidizing agent, they behaves like a charged electrophile as well as oxidizing agent. तो अगर हम इनका बिहेवियर को देखें तो इनका बिहेवियर कैसा होता है, ये चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। चार्ज इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, तो ये चार्ज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं और हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो इन जनरल they are sp2 hybridized, in general they are sp2 hybridized, in general they are sp2 hybridized
and possess trigonal planar geometry. In general, they are sp2 hybridized and possess trigonal planar geometry. ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें कार्बोकेटायन का हाइब्रिडाइजेशन, तो कार्बोकेटायन का हाइब्रिडाइजेशन होता है ये अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है। इनकी ज्योमेट्री अगर आप देखोगे तो वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री को एक्वायर करते हैं। एक कार्बोकेटायन हम यहां पे कंसीडर करते हैं जिसका शेप थोड़ा अलग होता है, उसको बोलते हैं ट्राइटाइल कार्बोकेटायन। ट्राइटाइल कार्बोकेटायन, ट्राइटाइल कार्बोकेटायन, और इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। अब जरा देखो बेटा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर, अब यहां पे देखो, अगर ये तीनों फिनाइल ग्रुप इस कार्बोकेटायन के प्लेन में है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ये जो ऑर्थो हाइड्रोजन आप देख रहे हो, ठीक है, ये ऑर्थो हाइड्रोजन, इनके बीच में स्टेरिक रिपल्सन ऑब्जर्व होता है। अगर ये तीनों फिनाइल ग्रुप उसी प्लेन में है जिस प्लेन में ये कार्बोकेटायन है, क्योंकि कार्बोकेटायन की ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर है, तो जिस प्लेन में ये कार्बोकेटायन है, अगर उसी प्लेन में ये तीनों फिनाइल रिंग प्रेजेंट होंगी, तो क्या होगा, इनके हाइड्रोजन जो है वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे स्टेरिक रिपल्सन ऑब्जर्व होता है, और उस स्टेरिक रिपल्सन की वजह से क्या होता है, ये डीस्टेबलाइज होता है। तो स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए क्या करता है, ये अपना प्लेन को पार्शियली, ठीक है, ये अपना प्लेन को पार्शियली चेंज कर लेता है, ये अपने आप को पार्शियली रोटेट कर लेता है। पार्शियली रोटेट करने का मतलब क्या है, जरा समझो। जैसे मान लो
कि अगर ये सेंट्रल कार्बन है, यहाँ पे सेंट्रल कार्बन है और ये बॉन्ड है और यहाँ पे फिनाइल रिंग लगी हुई है, ये फिनाइल रिंग आप समझ लो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फिनाइल रिंग लगी हुई है तो जब कार्बोकेटायन के प्लेन में ये रिंग लाई कर रही है तो कुछ ऐसा ओरिएंटेशन है, ठीक है। तो अब एक रिंग यहां लगी हुई है, उसी तरीके से एक रिंग जो है वो यहां पे लगी होगी ऐसे, ठीक है। ऐसे ही एक रिंग इधर लगी होगी। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखो तो यहाँ पे 3 रिंग होंगी। आप इसको ऐसे समझो, ये हो गया ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। यहाँ पे ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, एक रिंग यहां लगी हुई है। अब जब यहाँ पे रिंग लगी हुई है तो यहाँ पे जो ऑर्थो कार्बन है, ऑर्थो कार्बन का हाइड्रोजन, वो ऑर्थो कार्बन का हाइड्रोजन इस तरीके से लाई कर रहा है। वैसे ही एक रिंग इधर लगी होगी और उसका जो ऑर्थो हाइड्रोजन है वो इधर आ रहा है, मतलब इसका ऑर्थो हाइड्रोजन ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका ऑर्थो हाइड्रोजन नीचे की तरफ आ रहा है। तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में स्टेरिक रिपल्सन ऑब्जर्व होता है। इसका ऑर्थो हाइड्रोजन और इसका ऑर्थो हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन ऑब्जर्व होगा। और उस स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए क्या तरीका बचता है, अगर ये प्लेनर है तो वो स्टेरिक रिपल्सन स्ट्रांगली ऑब्जर्व होगा, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करता है, ये अपना प्लेन को स्लाइटली चेंज कर लेता है, ये ऐसा स्लाइटली टिल्ट हो जाता है। ऐसे ही वो भी स्लाइटली रोटेट कर गया, ये भी स्लाइटली रोटेट कर गया, ठीक है। तो अगर ये रोटेट करके, ध्यान से देखो, अगर ये रोटेट कर रहा है इस तरीके से तो इसका ऑर्थो हाइड्रोजन इधर आएगा, और ये मान लो अपोजिट साइड में रोटेट कर गया तो उसका ऑर्थो हाइड्रोजन उधर चला जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऑर्थो हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, और ऑर्थो हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये स्टेरिक रिपल्सन यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगा। और इस सिचुएशन में जब ये स्लाइटली इंक्लाइंड हो जाता है, मतलब स्लाइटली टिल्टेड होती है फिनाइल रिंग, तो उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होता है, बोलते हैं वो प्रोपेलर शेप होता है। इसका जो शेप है वो कैसा है, प्रोपेलर शेप जैसा होता है। प्रोपेलर शेप, प्रोपेलर समझते हो, प्रोपेलर क्या होता है समझते हो? ठीक है, तो इसका जो शेप है वो प्रोपेलर जैसा हो जाता है। प्रोपेलर बेसिकली वो शिप के अंदर लगा होता है, ठीक है, जो मतलब जो है उसको बेसिकली डिफरेंट डायरेक्शन में चलाने के लिए या उसको आगे मूव कराने के लिए यूज होता है। एक और पॉइंट लिखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोकेटायन में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोकेटायन में अगला पॉइंट लिखो, विनाइल एराइल एंड एसिटिलिनिक कार्बोकेटायन। विनाइल एराइल एंड एसिटिलिनिक कार्बोकेटायन are sp hybridized vinyl aryl and acetylenic carbocation are sp hybridized। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp है। ये तीनों sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं।
एक और पॉइंट लिख लो, लिखो दे आर फॉर्म्ड बाय हेटेरोलिसिस ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड. They are formed by heterolysis of a covalent bond. They are formed by heterolysis of covalent bond in substrate molecule. In substrate molecule. तो substrate molecule में covalent bond की heterolysis के थ्रू हम इनको प्रोड्यूस करते हैं. अब बात आती है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं. तो आप नोट करो, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. Factors affecting stability of carbocation. लिखो, their stability depends upon following factors. Their stability depends upon following factors in their given order of priority. Their stability depends upon following factors in their given order of priority. In their given order of priority. तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए सबसे ऊपर हम जिस फैक्टर को अब देखो यहां पे आप कई सारे नए फैक्टर्स को देखोगे जो फ्री रेडिकल में नहीं थे. तो सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के लिए है प्रेजेंस ऑफ बेंट सिग्मा ऑर्बिटल. प्रेजेंस ऑफ बेंट सिग्मा ऑर्बिटल. प्रेजेंस ऑफ बेंट सिग्मा ऑर्बिटल. और कई बार इसको डांसिंग रेजोनेंस भी बोलते हैं. ये सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल को प्रोवाइड करता है. उसके बाद फिर हम कंसीडर करते हैं एरोमेटिसिटी को. एरोमेटिसिटी. इसके बाद फिर कंसीडर करते हैं स्टेबलाइजेशन बाय प्लसम इफेक्ट ऑफ ग्रुप. स्टेबलाइजेशन बाय प्लसम इफेक्ट ऑफ ग्रुप. इसके बाद कंसीडर करते हैं रेजोनेंस. इसके बाद कंसीडर करते हैं हाइपर कंजुगेशन को. इसके बाद कंसीडर करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट. फिर कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम at which positive charge is present. And last factor जो यहां पे कंसीडर होगा वो है एंगुलर स्ट्रेन. तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए हम टोटल ये 8 फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में.
अब जैसे देखो, ये फर्स्ट फैक्टर आपके लिए एक नया केस है, तो सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ बेंट सिग्मा ऑर्बिटल और डांसिंग रेजोनेंस क्या है। जैसे देखो बेटा, अगर हमारे पास ये कार्बोकेटाइन साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, आपने ये पढ़ रखा है कि जितनी भी साइक्लिक रिंग होती है उनमें जो साइक्लोप्रोपाइल रिंग होती है, साइक्लोप्रोपेन जो होता है, वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। साइक्लोप्रोपेन सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन प्रेजेंट है, और एंगुलर स्ट्रेन मोस्ट डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है किसी भी कंफर्मेशन के लिए। ये मैंने आपको आइसोमेरिज्म में बताया हुआ। तो जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनमें साइक्लोप्रोपेन लीस्ट स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ हाई एंगुलर स्ट्रेन। ठीक है, तो वो एंगुलर स्ट्रेन यहां पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के काम आता है। कैसे? बोलते हैं कि यहां पे इतना ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन है कि ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, जो आपको सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, बेसिकली इस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ पाई बॉन्ड से भी कम होती है। ये जो सिग्मा बॉन्ड आप देख रहे हो, ये बेसिकली स्ट्रेंथ वाइज इसकी अगर हम स्ट्रेंथ को देखें तो वो पाई बॉन्ड से भी वीक होता है ये, और इस वजह से ये बॉन्ड आसानी से डीलोकलाइज हो जाता है। अब अगर ये डीलोकलाइज होगा तो क्या बनेगा, जरा देखना बेटा। इसके डीलोकलाइज होने की वजह से क्या बनेगा? बोलते हैं ये अगर इस तरीके से डीलोकलाइज हो, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होकर के यहां आ गया, तो ये बन जाए। और इसी तरीके से अगर ये यहां आ गया तो ये बन जाएगा। अब जरा देखो, देखो ये डांसिंग रेजोनेंस है, ये अपने मूव जो है वो चेंज कर रहा है, तो इसीलिए इसको डांसिंग रेजोनेंस बोला जाता है। ठीक है, और ये बेंट सिग्मा ऑर्बिटल क्यों बोल रहे हैं इसको? उसके पीछे वही स्ट्रेन रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्रेन की वजह से जो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होता है वो बेंट हो जाता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बेंट हो जाता है। अब याद आपको दिला दूं, आप देखो ये साइक्लोप्रोपेन है, जरा यहां बॉन्ड देखना, ये स्ट्रेन का रिजल्ट है। ये बॉन्ड जो है ना वो बेंट दिख रहा है ड्यू टू हाई एंगुलर स्ट्रेन। ठीक है, तो वही एंगुलर स्ट्रेन इसको बहुत अनस्टेबल बना रहा है। तो ये रिंग चाहती है कि किसी तरीके से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाए और बॉन्ड ब्रेक होकर स्ट्रेन रिलीज हो जाए। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड भले आपको दिख रहा है, बट स्ट्रेंथ वाइज अगर हम देखें तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो पाई बॉन्ड से भी कम होती है। तो अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड को ड्रॉ करें, अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करें तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा होगा बेटा। इसका ये रेजोनेंस हाइब्रिड है।
अब एक बात और समझ लो, अगर आप इस कार्बन पे साइक्लोप्रोपाइल रिंग का नंबर बढ़ाओगे, इस कार्बन पे साइक्लोप्रोपाइल रिंग का अगर आप नंबर बढ़ाओगे तो क्या होगा, चार्ज का डिस्पर्सल और बढ़ेगा तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ साइक्लोप्रोपाइल रिंग कार्बोकेटायनिक कार्बन से जो अटैच है वो इंक्रीज करेगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो आप इस बेसिस पे ये बोल सकते हो कि ये कार्बोकेटायन इनमें सबसे कम स्टेबल होगा, इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा होगी। ठीक है, और सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला कार्बोकेटायन होगा। जैसे जैसे साइक्लोप्रोपाइल रिंग का नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है, वो नंबर ऑफ ये पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल बढ़ता जाता है, और पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल बढ़ने से कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये फैक्टर क्लियर हो गया बेटा, प्रेजेंस ऑफ बेंड सिग्मा ऑर्बिटल। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के लिए प्रेजेंस ऑफ बेंड सिग्मा ऑर्बिटल को कंसीडर कर रहे हैं, तो वो स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाता है ये समझ में आ गया। ठीक है, अब जरा देखो, अगर हम सेकेंड कैटेगरी का कार्बोकेटायन को देखें और फर्स्ट कैटेगरी का कार्बोकेटायन को देखें, जैसे ये वाला कार्बोकेटायन हमने लिया है और ये कार्बोकेटायन हमने लिया है, ये एरोमेटिक है और इसको बेंड सिग्मा ऑर्बिटल का सपोर्ट मिल रहा है, तो स्टेबिलिटी वाइज ये ज्यादा स्टेबल होता है इसके कंपेयर में। अब उसके पीछे वजह क्या है जरा समझो। यहां भी पॉजिटिव चार्ज जब डिस्पर्स होगा ना तो तीनों कार्बन पे डिस्पर्स होगा, यहां भी पॉजिटिव चार्ज 3 कार्बन पे डिस्पर्स होता है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज के डिस्पर्सल के लिए पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज के डिस्पर्सल के लिए बेंड सिग्मा ऑर्बिटल का डीलोकलाइजेशन होता है। तो क्योंकि ये जो बेंड सिग्मा बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ पाई बॉन्ड से कम होती है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल इसमें ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। बट देखो बेटा, ये वाला जो कार्बोकेटायन है, अगर इस कार्बोकेटायन को कंसीडर करें तो इसकी स्टेबिलिटी इस कार्बोकेटायन से कम होती है। ये भी एरोमेटिक कार्बोकेटायन ट्रोपोलियम है। अब क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल 7 एटम पे होता है, इसलिए इसकी ओवरऑल स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है। बट इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन ये वाला होता है, ये कार्बोकेटायन इससे ज्यादा स्टेबल है, और इससे भी ज्यादा स्टेबल ये कार्बोकेटायन है। हम इससे भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन यहां पे बना सकते हैं, जरा देखो कैसे। इससे भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकते हैं। ये कार्बोकेटायन इससे भी ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव चार्ज अभी यहाँ है तो इसके बेंड सिग्मा ऑर्बिटल का सपोर्ट है, फिर ये यहाँ आएगा तो इसके बेंड सिग्मा ऑर्बिटल का सपोर्ट मिलेगा,
फिर ये यहां आएगा तो इसके बेंड सिग्मा ऑर्बिटल का सपोर्ट मिलेगा, यानी कि तीनों साइक्लोप्रोपाइल रिंग के बेंड सिग्मा ऑर्बिटल का सपोर्ट है, प्लस सेंट्रल रिंग की एरोमेटिसिटी, सेंट्रल रिंग की एरोमेटिसिटी और 3 साइक्लोप्रोपाइल रिंग के बेंड सिग्मा ऑर्बिटल का सपोर्ट, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी और हम इससे भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकते हैं। अब देखो, अब इसकी स्टेबिलिटी इससे भी ज्यादा होगी। यहां भी 3 साइक्लोप्रोपाइल रिंग है बट एक बड़ी एरोमेटिक रिंग है। ये समझ में आ रहा है ना ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? ये दोनों का मिक्स एनालिसिस कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड फैक्टर का। अब देखो आगे बोला स्टेबलाइजेशन बाय प्लस एम इफेक्ट ग्रुप। तो प्लस एम इफेक्ट ग्रुप के थ्रू स्टेबलाइजेशन का क्या मतलब है? जैसे देखो, अगर हमारे पास ये कार्बोकेटायन है, ठीक है, ये कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन है, और इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो आप देखो सबसे ज्यादा प्लस एम NH2 का है, उससे कम OH, उससे कम OR, उससे कम SH। मतलब इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को अगर देखें तो ये इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो। जैसे जैसे ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट बढ़ता जाएगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करती जाएगी। बट ये जितने भी कार्बोकेटायन आप देख रहे हो, ये सारे कार्बोकेटायन इस कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये सब इससे ज्यादा स्टेबल है, जबकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 10 होते हैं, 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल कैसे होता है, कैसे हो रहा है? सिंपल रेजोनेंस के थ्रू। ये पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन से हट करके दूसरे कार्बन पे जाएगा, फिर वहां से तीसरे पे, फिर वहां से चौथे पे, मतलब कार्बन से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना इफेक्टिव रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ये मेसोमेरिक इफेक्ट वाले केसेस में ऑब्जर्व होता है, जहां पे स्ट्रॉन्ग प्लस एम इफेक्ट ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये समझ में आ गया बेटा? ये स्टेबिलिटी का केस समझ में आया? ऑब्वियसली यहाँ पे 2 फिनाइल रिंग अगर लगाओगे तो स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी, एक लगाओगे और कम हो जाएगी, एलाइल लोगे और कम हो जाएगी।
तो इन बाकी केसेस में क्या होगा, आप सिंपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नंबर देखोगे, जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नंबर ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। बट प्लस एम इफेक्ट ग्रुप को आपको अलग ही कंसीडर करना है। प्लस एम इफेक्ट ग्रुप कार्बोकेटायन को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और ऐसे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन से कम होती है, बेंड सिग्मा ऑर्बिटल वाले कार्बोकेटायन से कम होती है, बट सिंपल रेजोनेंस वाले जो कार्बोकेटायन है उनसे ज्यादा होती है। ठीक है, और जब ये रेजोनेंस फेल करेगा तो फिर हाइपर कंजुगेशन पे आएंगे, लेकिन एक एक्सेप्शन हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस के बीच में ऑब्जर्व होता है, जैसा आपने फ्री रेडिकल में भी देखा था। तो यहां पे बोलते हैं कि ये कार्बोकेटायन टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन ये एलाइल कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल होता है। Tertiary butyl carbocation is more stable than that of allyl carbocation. तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको दिमाग में रखना है। बाकी हाइपर कंजुगेशन जब फेल करेगा तो फिर आप इंडक्टिव इफेक्ट पे आओगे। अब इंडक्टिव इफेक्ट जैसे देखो ये है, अगर आपके पास ये कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन है, और ये कार्बोकेटायन है, ये तीन कार्बोकेटायन हमने कंसीडर किए हैं। अगर आपको इन तीनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है तो पहले वाले के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, टू रेजोनेटिंग टू हाइपर कंजुगेटिंग, दूसरे वाले के टू रेजोनेटिंग थ्री हाइपर कंजुगेटिंग, तीसरे वाले के टू रेजोनेटिंग टू हाइपर कंजुगेटिंग। तो इसका मतलब सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि रेजोनेटिंग तो सब में बराबर है, हाइपर कंजुगेशन इसमें ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें सेकंड हो जाएगा। अब फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करना है तो फर्स्ट और थर्ड में रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन दोनों बराबर है। अगर रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन दोनों बराबर है तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट देखोगे। यहां पे कार्बन टेल ज्यादा लंबी है, इसलिए थर्ड इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ फर्स्ट। तो थर्ड फिर फर्स्ट, सेकेंड इज ग्रेटर देन थर्ड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। तो मैंने ये इंडक्टिव इफेक्ट तक का डिस्कशन कंप्लीट कर दिया है। ये लास्ट वाले दो केसेस यहां भी रहते हैं, तो इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी जीओसी की वेडनेसडे को, ठीक है। मंडे और ट्यूसडे की क्लास मैं लूंगा। मंडे की क्लास में जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का थोड़ा सा डिस्कशन रह गया है उसको फिनिश करूंगा, सरफेस केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। ट्यूसडे की क्लास में सरफेस केमिस्ट्री डिस्कस होगी, और फिर वेडनेसडे की जो क्लास होगी उसमें मैं जीओसी को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है बेटा। और सरफेस केमिस्ट्री क्योंकि नेक्स्ट वीक स्टार्ट होना है, सरफेस केमिस्ट्री की बुकलेट आपको मिल चुकी है। मैंने जो कुछ बोला था सरफेस केमिस्ट्री की रीडिंग लगाने के लिए, बुकलेट से उतना पार्ट और एनसीईआरटी से जो मैंने रीड करने के लिए आपको बोला था, दोनों को कंप्लीट करके पूरा इंफॉर्मेशन को एक जगह पे आपको कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और अगले वीक में आपका टेस्ट होगा, और अगला टेस्ट आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेस्ड होगा। अगला टेस्ट आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेस्ड होगा। अच्छा, अगर आप लोग को ठीक लगे तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि मंडे ट्यूसडे और जितना रिक्वायर्ड होगा वेडनेसडे, ये तीनों क्लास मैं ले लेता हूं जीओसी पे। तो उससे क्या होगा कि वेडनेसडे तक आपका जीओसी खत्म हो जाएगा। तो फिर जब आपका टेस्ट होगा, फ्राइडे टेस्ट होगा, तो फ्राइडे की टेस्ट के लिए आप कंफर्टेबल रहोगे। वेडनेसडे की क्लास में मैं थोड़ी प्रैक्टिस भी करा दूंगा जीओसी की,
और फिर मैं ऐसा करता हूं कि फिर थर्सडे और फ्राइडे की क्लास जो है मैं सरफेस केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री पर रख लूं। क्या ये ठीक रहेगा? ठीक है, तो फिर मंडे और ट्यूसडे की क्लास तो कंफर्म है जीओसी पे लगेगी, बाकी ट्यूसडे तक कितना सिलेबस कवर हो पाता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि वेडनेसडे की क्लास जीओसी पे होगी या वो फिजिकल केमिस्ट्री पे बेस्ड होगी। तो मंडे की क्लास में मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही कंटिन्यू करूंगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो आकाश। सर मैं टेस्ट ट्यूसडे को दे दूं फिर, वो मेरी क्लास है ना। जीओसी वाला टेस्ट? यस सर। चलो कोई बात नहीं, जो है वो मैं बता दूंगा तुम्हें। ओके।